और हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तानी रेंजर्स की, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक बार फिर बिना उकसावे के गोलीबारी शुरू कर दी। इससे पहले कुछ ही घंटों की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले बीएसएफ से गोलीबारी रोकने की अपील भी इन लोगों ने की थी। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब देते हुए बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी जवान की मौत हो गई और उसकी कई चौकियां तबाह कर दी गई, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने यह कार्रवाई रोकने की अपील की थी। लेकिन रामगढ़ सेक्टर के नयनपुरा में रात करीब 10:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से छोटे हथियारों और फिर मोर्टार से बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की गई। इसके अलावा पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया, जिसमें कि पुलिस एसपीओ जख्मी हो गए। वहीं 2 दीगर शहरियों के भी जख्मी होने की खबर है। शेलिंग जो है रात से सांबा में हुई थी और उसके बाद अरनिया टाउन में भी हो रही है। बहुत सारे शेल्स गिरे हैं और अलग अलग जगह से 4 सिविलियंस इंजर्ड हैं और एक हमारा पुलिस स्टेशन में लड़का इंजर्ड है और सबको हमने यहाँ से मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया हुआ है। बोलना कुछ करना कुछ। थैंक यू। किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं बॉर्डर पर, क्योंकि लगातार सीज फायर घोषित होने के बाद ना तो कश्मीर में जिस तरह से हम लोग बॉर्डर पर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। अब पड़ोसी अगर ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, हमें इसको बर्दाश्त करना है। बट मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी फोर्सेस भी मुंह तोड़ जवाब दें। Firing from across the borders have actually proved to the entire world that they have the least of faith in Ramzan, least of faith in Islam, and least of faith in Quran Pak. And this is the country which calls itself Pakistan and is indulging in the most napak activity during the holy month of Ramzan, when the teaching of Quran makes it mandatory that you don't have to, any believer is not expected to think evil of anyone or cause harm to anyone, and indulging in violence is the worst kind of unholy act that can be indulged in the holy month of Ramzan. But having said that, let me also add over here that as far as India is concerned, a befitting retaliatory action is being carried out. It will be carried out. The security forces have been given the freedom to act on the basis of their own discretion. वहीं पाकिस्तानी गोलीबारी में जख्मी पुलिस एहलकार जीएस सैनी के मुताबिक जब वो पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, उसी वक्त 2 मोर्टार आकर उनके पास गिरे, जिससे कि वो जख्मी हो गए। जी मीडिया के नुमाइंदे राजन वैद्य ने पाकिस्तानी फायरिंग में जख्मी एसपीओ जीएस सैनी से बात की। तो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये जीएस सैनी साहब हैं जिन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया। 2 मोर्टार इनके पास आकर गिरे, हालांकि ये जख्मी हो गए। अरनिया पुलिस स्टेशन पे मोर्टार शेल गिरे, जिसमें गुरचरण सिंह जो सैनी हैं, वह जो एक एसपीओ हैं पुलिस के, वो जख्मी हो गए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये कब ये हादसा पेश आया? हाँ जी, पुलिस स्टेशन में निशाना बनाया गया। पूरा गाँव अरनिया में पड़े हैं, 45 पड़े हैं, 2 अंदर पड़े हैं। ऐसे तो साहब उधर ही घूमना जाए, जो भी जख्मी हो रहा है उठाकर इधर भर्ती करा रहा है। कितने लोग थे उस वक्त थाने में जब ये शेल आके गिरा? होगा कोई 200-250। 200-250 लोग उस वक्त थाने में थे, आपका कहना है? पुलिस वाले हाँ, निया का पुलिस गई ना इधर पुलिस लाइन से, वो उधर अंदर है सभी। तो कितने लोग वो जख्मी हुए हैं? केवल आप ही जख्मी हुए? क्या आप बाहर थे? के अंदर मैं ही जख्मी हुआ हूँ, बाकी निया में बहुत जख्मी हुए। एसएचओ साहब उधर हैं, डीएसपी साहब उधर हैं, और उठा के उनको भर्ती करा रहे हैं। कोई जम्मू पे जा रहे हैं, कोई कहाँ कर रहे हैं। नहीं, आपका कहना है कि अरनिया पुलिस स्टेशन में 250 पुलिस वाले मौजूद थे, तो केवल आप ही जख्मी हुए हैं को बाकी? संतरी ड्यूटी था। अच्छा। पोस्ट पर गेट पर संतरी ड्यूटी था। अच्छा। उधर पड़े, पहले एक पड़ा फिर दूसरा पड़ा, उधर मैं जख्मी हो गया। क्या कहेंगे? पाकिस्तान लगातार सभी जो चाहे वो पुलिस थाना है, चाहे रिहायशी जो मकान हैं, उनको निशाना बना रहा है, सिविलियन को निशाना बनाया है, और एक दिन पहले गुजारिश करता है कि आप सीज फायर वायलेशन जो है वो मत कीजिए, हम नहीं करेंगे, गोलीबारी बंद होनी चाहिए। आपको लगता है, आप भी पुलिस में हैं और वहाँ उस इलाके में काफ़ी देर से तैनात हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान बिना उकसावे की फायरिंग करता है? वो मानता है कोई, अभी कोई बात बोलेगा, फिर कोई बात बोलेगा, कोई लोग सीज फायर करेगा, फिर फायर कर देगा। धोखा देता ना, थोड़ा फायर बंद करेगा, लोग बाहर आएंगे, फिर फायर शुरू करेगा, इसलिए लोग काफ़ी मरे हैं।
तो ये आप साफ सुन सकते हैं, इनका कहना है पाकिस्तान का भरोसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार मोटरवार शेलिंग करता है रिहायशी इलाकों में भी, और जिस वक्त थाने पे मोटरवार शेल गिरा वहां 250 के लगभग पुलिस जवान मौजूद थे, जिनकी जान बाल बाल बची। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक सेमिनार में शिरकत करने पहुंची वजीर दिफा ने साफ कर दिया है कि दहशतगर्दी को लेकर भारत अपनी पॉलिसी पर कायम रहेगा। वजीर दिफा निर्मला सीतारमण ने भारत के सीज फायर के ऐलान के बाद भी पाकिस्तान की जानिब से हो रही गोलीबारी पर कहा कि पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। सीज फायर के ऐलान के बावजूद हो रही गोलीबारी पर सीतारमण ने कहा कि होम मिनिस्ट्री ने पहले ही साफ कर दिया है कि अमन की जबान न समझने वालों के साथ कैसे निपटना है और किस तरह से उनसे हिसाब करना है, हम उसी राह पर चलेंगे। Well, I think the Honorable Home Minister was heard announcing the policy, and we shall fully honor the policy which the Home Minister on behalf of Government of India has announced. And the policy, even as it was stated, has very clearly laid out how this is going to pan out. And we shall abide by everything that has been announced. वहीं वजीर दिफा ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अमन की किसी भी पहल को भारत पूरी संजीदगी के साथ लेगा। गौरतलब है कि पाकिस्तानी आर्मी के जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल ही में कहा था कि मिलिट्री सपोर्ट के जरिए दोनों मुल्कों के बीच अमन का रास्ता निकाला जा सकता है। Are we taking it seriously? Which all one? these comments by General Bajwa that there should be peace and all that, or are they? Is it just another plot? Any comment on wanting peace will definitely be taken seriously. Any comment. Okay, thank you so much. और पाकिस्तान की जानिब से की गई फायरिंग में जख्मी हुए लोगों को जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया है। एम्बुलेंस न होने की वजह से जख्मियों को जम्मू लाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जी सलाम से बात करते हुए मरीजों के लवाहकीन ने इंतजामिया और सरकार की बेतवज्जुही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इधर पाकिस्तान की परेशानी यह है कि वो अमन की पहल को अहमियत नहीं देता है, वो अमन की जबान नहीं समझता है। शायद इसीलिए कहा गया है कि कातिलों के लिए अदम तशद्दुद की तजवीज ठीक नहीं होती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो भला रमजान के महीने में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग क्यों की जाती, सीज फायर के ऐलान के बावजूद गोलीबारी क्यों की जाती। पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है उसकी गोली के शिकार शहीद सीताराम ने सीने पर गोली खाना मंजूर किया, लेकिन दुश्मन की तरफ पीठ दिखाकर मुल्क के मान को नीचा नहीं होने दिया। शहीद सीताराम उपाध्याय घर लौटे हैं। इस बार तिरंगे में लिपट कर लौटे हैं। अंतिम सलामी देने वालों में शहीद की पत्नी भी है। जरा ध्यान से सुनिएगा। शहीद हुए उनको तो हमको उनके ऊपर गर्व है, और बच्चा का पालन पोषण के लिए हमको तो नौकरी चाहिए भैया। 2 बच्चा है, कैसे पालन पोषण करेंगे? मुआवजा से कितना दिन चलेगा? पहले खिलाने का तो हो जाए तब कुछ बनाने का सोच सकते हैं। अभी खिला के बड़ा करने सकेंगे कि नहीं वो भी नहीं पता है, तो बनाने का तो बहुत दूर का बात है भैया। शहादत सिर्फ गौरव से जुड़ा मसला नहीं है, देशभक्ति से जुड़ा मसला नहीं है। सिर्फ जय नहीं, भय भी है। यकीन नहीं आता तो शहीद सीताराम उपाध्याय की पत्नी रेशमी को देखिए। एक बच्चा गोद में है, दूसरा चिपक कर मां से खड़ा है। शहादत का बोझ हौसला तो देता है, लेकिन मुंह बाए खड़ा भविष्य डराता भी है। धिक्कार है पड़ोसी पाकिस्तान को। रमजान के पवित्र महीने में भी खून बहा रहा है। भारत के युद्ध विराम के ऐलान के बावजूद पाकिस्तानी गोलाबारी में बीएसएफ के जवान सीताराम शहीद हो गए। यहीं तैनात थे बीएसएफ के जवान सीताराम उपाध्याय। 18 मई को पाकिस्तान की नापाक फायरिंग में उनकी जान चली गई। इसी रमजान के महीने में 4 आतंकवादी घाटी में खून खराबे का प्लान बना रहे थे। हंदवाड़ा के जंगलों में खतरनाक साजिश रची जा रही थी। जब ये सूचना सुरक्षा बलों को मिली तो आतंकियों को उनके मंसूबे में कामयाब होने से पहले ही मार गिराया गया। हमने कोई पाकिस्तान के साथ समझौता नहीं किया है कि रमज़ान के अंदर कोई सीज फायर उल्लंघन करने पे हम चुप रहेंगे। हमारा सिर्फ एक तरफा जो एग्रीमेंट है वो कश्मीर वैली के लिए है कि कश्मीर वैली में जो आतंकवादी हैं
उनको रमज़ान के महीने में हम ऑफेंसिव एक्शन कोई नहीं लेंगे। ये वो पाकिस्तान है जिसने भारत में रमजान के महीने में युद्ध विराम की उम्मीद लगाई, सेना के ऑपरेशन ऑल आउट में आतंकियों के लिए रहम की आस लगाई। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि शांति के लिए ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजानी पड़ती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू पहुंचकर यही बात पाकिस्तान को इशारों में समझा भी थी। ये सिर्फ सीज़फायर नहीं है, ये इस्लाम की आड़ में आतंकवाद फैलाने वालों को उजागर करने का एक माध्यम भी, कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को देख रहे हैं कि कैसे उन्हें भ्रम में रखने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि भारत हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चला है। रमजान का सही मतलब हिंदुस्तान को पता है, इसीलिए मोदी सरकार ने घाटी में रमजान के महीने में ऑपरेशन ऑल आउट को रोका है। जम्मू पहुंचकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पत्थरबाजों से मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। रमजान के इस मुबारक महीने में लिया गया सीज फायर का फैसला हो, उसके पीछे की सोच यही है कि कश्मीर के हर नौजवान को, यहां के हर व्यक्ति को स्थायित्व मिले, स्थिरता मिले। पाकिस्तान रमजान का मतलब समझता तो वो उकसाने वाली कार्रवाई से बचता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसे में हिंदुस्तान को इसी पवित्र महीने में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीएसएफ की शनिवार को की गई ये कार्रवाई इसी का सबूत है। रमजान के आड़ में पाकिस्तान और टेररिस्ट ग्रुप हम पर हमला करता है और हम चुप बैठे हैं, और आप उनके खिलाफ 1 महीने 2 महीने तक बंदूकें नहीं उठाएंगे, तब तक ये लोग पूरा कश्मीर साफ कर देंगे। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि भारत रमजान के इस पाक महीने में या आगे भी अपनी तरफ से पहल कभी नहीं करेगा। पहली गोली तो अपनी तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन उधर से एक भी गोली चल जाती है तो फिर हमारे जवानों के द्वारा गोलियों को गिना नहीं जाएगा। बहनों भाइयों, सीमा पर हालात। लेकिन पाकिस्तान ने इस दौरान कोई गलती की, रमजान का अपमान किया, तो उसे इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक की 28वीं और अब्दुल गनी खान लोन की 16वीं बरसी के मौके पर वादी कश्मीर में मामूलाती जिंदगी मुतासर रही। श्रीनगर में दुकानें, तजारती, तालीमी और सरकारी इदारे सभी पूरी तरह से बंद रहे। प्राइवेट और सरकारी दफातर भी बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी सड़कों से नदारद रही। मुश्तरका मज़ाहमती क़यादत की जानिब से आज एहतजाज के तौर पर ईदगाह चलो की कॉल दी गई थी, लेकिन हिफाजती दस्तों की सख्ती के सबब इसे नाकाम बना दिया गया। इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर पहले ही शहर खास और सिविल लाइन के 10 पुलिस थानों में हुक्म खास तौर से इम्तनाई नाफिज कर दिया था। ईदगाह की जानिब जाने वाले रास्तों पर इजाफी फोर्स को भी तैनात किया गया था। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में मिलिटेंट्स ने पुलिस पोस्ट पर हमला किया और यह हमला सैदपुरा गांव में सिख माइनॉरिटी तबके की हिफाजत के लिए बनाई गई पुलिस पोस्ट पर किया गया। एसएसपी पुलवामा मोहम्मद असलम चौधरी ने वारदात की तस्दीक की है और कहा है कि दहशतगर्दों ने हमला किया और बदले में पुलिस के जवानों ने भी गोलीबारी की है और पुलिस के मुताबिक हमला राइफल छीनने के लिए किया गया था, पर जवानों की होशियारी और बहादुरी ने मिलिटेंट्स की कोशिश नाकाम कर दी। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो पुलवामा से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में मिलिटेंट्स ने पुलिस पोस्ट पर हमला किया। यह हमला सैदपुरा गांव में सिख माइनॉरिटी तबके की हिफाजत के लिए बनाई गई पुलिस पोस्ट पर किया गया। एसएसपी पुलवामा मोहम्मद असलम चौधरी ने वारदात की तस्दीक की और कहा कि दहशतगर्दों ने हमला किया और बदले में पुलिस के जवानों ने भी गोलीबारी की। पुलिस के मुताबिक हमला राइफल छीनने के लिए किया गया था, पर जवानों की होशियारी और बहादुरी ने मिलिटेंट्स की कोशिश को नाकाम कर दिया। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि पुलवामा में सिख माइनॉरिटी की हिफाजत के लिए खास तौर से गुरुद्वारा साहब के पास एहतियाती तौर पर एक हिफाजत के लिए सैदपुरा गांव में जो पोस्ट है वो तैयार करके रखी गई है और इसी पोस्ट पर कुछ दहशतगर्दों ने हमला किया। एसएसपी पुलवामा मोहम्मद असलम चौधरी ने वारदात की तस्दीक की और कहा कि दहशतगर्दों ने हमला किया, बदले में पुलिस के जवानों ने भी गोलीबारी की।
शेख कौसर हमारे रिपोर्टर पुलवामा से हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। जी शेख कौसर, जानना चाहेंगे आपसे, गुरुद्वारे की हिफाजत के लिए पोस्ट बनाई गई थी, यहां पर हमला हुआ है, कितने मिलिटेंट से पुलिस के मुताबिक और किस तरह से मुकाबला किया गया इनका? जी मैं आपको बता दूं, गुज़श्ता चंद महीनों से वादी के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस से हथियार छीनने का रुझान बढ़ रहा है। इसी सिलसिले में आज सदपुरा अरिहल पुलवामा में दिन के 2:30 बजे एक माइनॉरिटी पिकअप पर भी ऐसी कोशिश की गई, जिससे सिक्योरिटी पर मामूल अफराद ने इंतहाई मुस्तैदी से नाकाम बना दिया गया। उसके फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद मिलिटेंट्स भागने में कामयाब हुए। जी, ये जो पोस्ट है यहाँ पर क्या काफी हथियार रहते हैं, हथियारबंद लोग यहाँ पर तैनात रहते हैं? जी, इसमें तकरीबन 4 या 5 पुलिस के एहलकार तैनात होते हैं, लेकिन जो ही मिलिटेंटों ने इन पे फायर खोले, इन्होंने इंतहाई से वापस फायर खोला, 10-12 फायर इन्होंने वापस खोले और मिलिटेंट उसके बाद भागने में कामयाब हो गए और ये हथियार बचाने में भी कामयाब हुए। जी, गुरुद्वारा साहब को किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? जी, गुरुद्वारा साहब को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आसपास जो भी घर थे बाकी थे सारे सेफ है, कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई जानी नुकसान, ना ही कोई माली नुकसान हुआ। जी, और हथियार लूटने में भी, असलहे लूटने में भी नाकामयाब रहे मिलिटेंट। लेकिन ये एक बड़ी मुश्किल बढ़ रही है कि लगातार हथियारों के लिए हमले हो रहे हैं और हथियार लूटने की फिराक में रहते हैं मिलिटेंट। जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं बावजूद रमजान के, ये एक बड़ा सवाल है, रमजान मुबारक के पाक महीने का जो सीज फायर एक तरफा किया गया है हिंदुस्तान की जानिब से, बावजूद इसके इन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। जी कौसर, चलिए, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मिलिटेंट्स की हम समझ सकते हैं ये एक बड़ी नाकामी, और मिलिटेंट्स की ये हरकत भी आप देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक तरफा सीज फायर की भी मुखालफत की जा रही है, उसकी भी बेहुरमती की जा रही है रमजान मुबारक के इस पाक महीने में। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में मिलिटेंट्स ने पुलिस पोस्ट पर हमला किया और यह हमला सैदपुरा गांव में सिख माइनॉरिटी तबके की हिफाजत के लिए बनाई गई पोस्ट पर किया गया, जैसे कि आपने तस्वीरों में देखा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रियासती कांग्रेस के सीनियर लीडर श्याम लाल शर्मा की। अपने ओहदे से इस्तीफा उन्होंने दे दिया। उन्होंने पार्टी पर जम्मू की अनदेखी का इल्जाम लगाया है। जराये के मुताबिक श्याम लाल शर्मा की पिछले कुछ दिनों से पार्टी लीडरान से अनबन चल रही थी और इसी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। सीनियर लीडर माने जाते हैं कांग्रेस के श्यामलाल शर्मा। तो जम्मू में अनदेखी का इल्जाम, इसके चलते उन्होंने पार्टी क़यादत को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। रियासती कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं श्यामलाल शर्मा, अपने ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनका कहना है कि पार्टी उनकी जम्मू में अनदेखी कर रही थी। जराये के मुताबिक वो कुछ दिनों से पार्टी लीडरान से अनबन भी उनकी चल रही थी और इसी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब ये देखना होगा कि कौन सी सियासी जमात का वो रुख करते हैं, उनकी सियासत किस तरफ बढ़ती। काफी सीनियर कांग्रेस के लीडर वो माने जाते हैं और पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इसको लेकर के ये भी देखना जरूरी होगा। अपने रिपोर्टर राजन वैद को भी अपने साथ जोड़ेंगे इसी खबर पर, लेकिन आपको बता दें एक बड़ा नुकसान हम इसे कांग्रेस का कह सकते हैं, सीनियर लीडर ने इस्तीफा दिया है। राजन वैद, जानना चाहेंगे आपसे श्यामलाल शर्मा के बारे में, बड़े लीडर माने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, क्या दिक्कत थी जिसके चलते उन्होंने एक कदम उठाया है और अब आगे की सियासी राह क्या? जी इमरान, मैं आपको बता दूं कि जैसे ये खबर आई कि श्यामलाल शर्मा जो कि एक दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी की और साबका मंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी में और वाइस प्रेसिडेंट जो है अभी पार्टी के हैं स्टेट के अंदर, जब उनके इस्तीफे की बात आई तो सियासी हलकों में हलचल मच गए। जो सामने जो बात निकल के आती है जराये के हवाले से कि जिस तरह से चौधरी लाल सिंह ने कल एक रैली की थी हीरानगर में, डोगरा स्वाभिमान रैली, उसमें हजारों की तादाद में जो है लोग निकल के आए थे और ये मांग की थी कि जो रसाना का जो केस है उसमें सीबीआई इंक्वायरी की जाए। तो इस तरह से जम्मू में जो ये मांग है सीबीआई इंक्वायरी की, ये इतनी ज्यादा तूल पकड़ चुकी है कि अब जम्मू के जो लीडर हैं वो भी ये समझने लगे हैं कि अगर जम्मू के जो लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनके विपरीत जाते हैं तो उनको भी आने वाले दिनों में इसका खामियाजा
भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से विशाल जन समूह सैलाब जो वहां देखने को मिला लाल सिंह की रैली में, उसके बाद ये बताया गया है कि पार्टी में श्यामलाल शर्मा ने भी इस तरह की बात रखी कि वो भी कांग्रेस की तरफ से सीबीआई इंक्वायरी की मांग रखना चाहेंगे, जिसका पार्टी ने उनको ये कहा कि आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ठीक है, और ये एक वजह रही होगी। लेकिन जिस तरह की मांग उनकी है और जिसके चलते, जैसा कि आप बता रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या बीजेपी में शामिल होंगे श्यामलाल शर्मा? बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर है या उनका कुछ इंटरेस्ट बन रहा है? जी देखिए इमरान, जो जराये के हवाले से खबरें हैं ये बहुत अहम है। यहाँ पे जो अभी सब लोग जो है सुबह जो लोगों में एक चर्चा है वो ये है कि जिस तरह से लाल सिंह ने भी ऐसे संकेत दिए हैं कि वो एक अपनी पार्टी बना सकते हैं, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्या ये जो ये लीडर हैं जम्मू के, ये आपस में जो है रास्ता रखा हो, और क्या पता एक थर्ड फ्रंट देखने को मिल जाए हमें जम्मू के अंदर, क्योंकि जिस तरह से लोगों में गुस्सा है बीजेपी को लेकर और कांग्रेस को लेकर भी, जो लोगों में जो गुस्सा है अभी भी बना हुआ है, क्योंकि पिछले कई साल कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर में राज किया, लेकिन लोगों की जो मांगे थी वो कहीं ना कहीं मुकम्मल नहीं हो पाई। जिसके बाद एक थर्ड फ्रंट की एक मांग उठी है जम्मू में, और ऐसा सुनने में आया है कि जो भी जम्मू के दिग्गज जो नेता हैं वो उस थर्ड फ्रंट में शामिल। लेकिन नेशनल पार्टियों से अलग बनाना इस तरह का तीसरा जम्मू में ही सही इतना आसान होगा? जी इमरान, मैं आपको बता दूं, श्यामलाल शर्मा जिस इलाके से आते हैं वहां उनकी अच्छी पैठ है। हालांकि जो मोदी वेव में जिस तरह से वहां से वो नहीं जीत पाए, लेकिन अभी भी जो ग्राउंड अगर हम हालात बताएं तो लोगों में अभी भी वो एक नेता, जो अच्छे नेता की छवि उनकी अभी भी बनी हुई है। वहीं जो चौधरी लाल सिंह है उनका भी जिस तरह से उन्होंने सीबीआई मांग को लेकर खुल के सामने आ गए और लोगों का जो उनको एक समर्थन है वो मिला है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये मांग उठी है कि जम्मू के जो नेता हैं जिनकी छवि अच्छी है और जिन पर लोगों का विश्वास है वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाए। हालांकि आसान नहीं होगा, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे संकेत मिले हैं कि इस मौके पर श्यामलाल शर्मा का इस्तीफा देना इसी बात की संकेत देता है और इस बात को पुख्ता भी करता है। जी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया राजन वैद्य जम्मू से। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू में चल रही कई तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। उन्होंने जम्मू के रघुनाथ बाजार और बस स्टैंड में चल रहे मल्टी कार पार्किंग के काम का भी जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों से प्रोजेक्ट को तय वक्त में पूरा करने के ऑर्डर भी जारी किए हैं। वजीर आला महबूबा मुफ्ती के साथ नायब वजीर आला और कई रियासती वजीर भी मौजूद रहे। आज ऑनेबल सीएम साहिबा और ऑनेबल डिप्टी सीएम साहब यहाँ पर ख़ास तौर पर जो मल्टी कार पार्किंग और उसके साथ साथ जो बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड था, उसमें एक नए प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है जेडीए की तरफ से ये निर्मित जो हो रहा है, अप्रैल 2019 तक हमारी कोशिश है कि हम लोग इसको लोकार्पण कर दें। पर जम्मू में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो आईआईटी है, आईआईएम है, या इसके अलावा जो गंडोला का प्रोजेक्ट है, इसके साथ ही बस स्टैंड की में जो पार्किंग एरिया है उसकी सारी मैडम महबूबा मुफ्ती जी के साथ हमने देखा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स को एक टाइम बाउंड जो की कंप्लीशन है उसके लिए कहा गया है। मुझे लगता है जम्मू को आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। एक तरफ जहां मुल्क भर में महबूबा मुफ्ती और मरकजी हुकूमत के सीज फायर की पहल की तारीफ हो रही है, तो दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि सीज फायर की जगह बातचीत की जानी चाहिए थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलसी शौकत गनी ने कहा है कि पीएम के दौरे और 1 महीने के सीज फायर से मामले का हल नहीं होगा। मामले के हल के लिए कश्मीर के अवाम से बातचीत जरूरी है। इसके अलावा कांग्रेस के चन्नी सिंह और पीडीपी के यासिर रेसी ने भी पीएम के इस दौरे को लेकर तबादला ख्याल किया। यासिर ऋषि का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनवाएंगे। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा है तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई खास दौरा नहीं था। इससे पहले भी हिंदुस्तान के बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने यहाँ पे दौरा किया है। अगर आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे तो वो आए थे इसी तरह रेलवे का इफ्तिताह करने। तो उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे उमर साहब ने उस वक्त भी कहा था कि ये जो आप यहाँ डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो डेवलपमेंट से यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला हल नहीं होगा। यहाँ पे लोगों को चाहिए जो उनका असली पोलिटिकल
इशू है उस जब तक आप उस पॉलिटिकल इशू को हल नहीं करेंगे तो तब तक इस डेवलपमेंट का कोई मकसद नहीं है। और कल हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी बात की, उसने कहा कि आप स्टोन पेल्टिंग छोड़ दो और बंदूक छोड़ दो। ये तभी हो सकता है जब हिंदुस्तान बात करने के लिए तैयार हो जाएगा, जब हिंदुस्तान कश्मीरी लोगों के सेंटिमेंट को समझकर उनके मन के मुताबिक बात करेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। और क्लीन जम्मू क्लीन तवी मुहिम में शामिल होने वालों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। जेके पुलिस, विप्स एसोसिएशन और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने मुश्तरका तौर पर क्लीन तवी मुहिम शुरू की है और इस हवाले से परेड से एक रैली निकाली गई जो कि तवी ब्रिज पर जाकर खत्म हुई। इस मौके पर वजीर बराए शहरी तरक्कियात सत्य शर्मा और डीजीपी डॉक्टर SP वैद्य के अलावा बड़ी तादाद में तलबा और शहर के मुअज्जिज शहरी भी शामिल हुए। 3 रोजा इस मुहिम के दौरान तलबा, गैर सरकारी तंजीमों से वाबस्ता कारकुन और आम शहरी तवी की सफाई करेंगे। साथ ही साथ इस काम के लिए लोगों को बेदार भी किया जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, उनकी वाइफ्स और सभी स्कूलों के, इंस्टीट्यूशंस के हमारे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं। एक स्वच्छ भारत की कल्पना जो देश के प्रधानमंत्री का सपना, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, और उसके साथ साथ एक बड़ी सोच यहाँ के इस खास तौर पर श्रीमती भारती बैद और उनकी टीम की तरफ से कि हम सब अपनी सूरज पुत्री तविशी को साफ करने का एक संकल्प, एक प्रण भी आज लिया गया। मेरा मानना है कि बहुत अच्छा कदम है जब हम लोग पॉल्यूशन फ्री और ख़ास तौर पर ये क्रांति जब बच्चों के माध्यम से आम लोगों के बीच में आएगी, बढ़िया एक वातावरण, एक स्वच्छ वातावरण में हम सब स्वस्थ होंगे। इधर राजौरी के दूर दराज के इलाकों में बसे गांव को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जिले में ब्रिज खासतौर से बनाए जा रहे हैं और खासतौर से फुट ब्रिज का एक जाल बिछाया जा रहा है। अब तक 83 नए फुट ब्रिज तामीर हो चुके हैं जबकि 50 फुट ब्रिज जेर तामीर है। फुट ब्रिज की तामीर से बालाई इलाकों के तकरीबन 300 गांव एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। मंजाकोट ये इलाका राजौरी जिला हेडक्वार्टर से काफी दूरी पर वाक़ है। सड़कों के जरिए यहाँ के बाहरी इलाकों में तो आसानी से पहुँचा जा सकता है, लेकिन पहाड़ों के दरमियान आबाद गांवों में आना जाना आसान नहीं होता। हजारों फीट की बुलंदी पर वाक़ इन इलाकों में जगह जगह 2 पहाड़ों के दरमियान से नदियां गुजरती हैं। बारिश के दिनों में ये पूरी तरह भरी होती है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लकड़ियों का पुल बनाया जाता था जिन पर अक्सर हादसात होते रहते थे, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से हालात बदल रहे हैं। लोहे के फुट ब्रिज बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है। दराल में फुट ब्रिज का काम मुकम्मल होने के करीब है। पैडिंग के बाद लॉन्चिंग का काम चल रहा है। जल्द ही इसका इफ्तिताह भी किया जाएगा। दराल के अलावा दूसरे मकाम पर भी देही तरक्कियात महकमे की जानिब से फुट ब्रिज की तामीर हो रही है। कुछ पर लोगों की आमदो रफ्त भी शुरू हो चुकी है। फुट ब्रिज न होने से सबसे ज्यादा परेशानी तलबा और मरीजों को होती थी। उनकी ये परेशानी अब खत्म होने के करीब है। इस ब्रिज का बनाने का फायदा ये हुआ कि जैसे स्कूल के बच्चे हमारे जाते थे तो यहाँ से पानी जब आ जाता था वो भी नहीं जा सकते थे। बच्चों की पढ़ाई सफर हो रही थी, हमारा काम सफर हो रहा था, और अब ब्रिज बनने से हमारा काम इतना अच्छा हो गया, बच्चों की पढ़ाई भी जारी। अब यहाँ से बच्चे क्रॉस करते हैं, बड़ी खुशी से जाते हैं। यहाँ पे जो पुल बना है, इस पुल से हमें बहुत फायदा हुआ है। इस पुल की वजह से हमें 2, 3, 4, 5 गाँव गाँव इस पुल की वजह से कवर हुए। नहीं तो यहाँ से बहुत घूम के जाना पड़ता था। ऊपर डाकने से अच्छा उधर नीचे 2, 3, 4 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। तो बहुत इस पुल से यहाँ पे लोगों को बहुत सहूलत मिली है। यहाँ कम से कम 10 ऐसे गांव हैं कि यहाँ से बच्चे और प्रेग्नेंट जो लेडी थी जब यहाँ पे दरिया पड़ जाता था तो उनको बदकिस्मती से जो है पार ही रहना पड़ता था, और ऊपर वाला भी जो है उनके, मैं कहूँगा यहाँ पे अगेंस्ट हो जाता है। कई ऐसे जो है इंसिडेंट हुए हैं कि लेडीज की, बच्चे की जो है यहाँ पे डेथ हो गई। तो इस तरह के इंसिडेंट। और मैं और एक आपको बात बताऊं कि यहाँ जो ये 2-3 गांव पड़ते हैं पास के, जब यहाँ पे बरसात का मौसम आता है साहब तो बच्चे जो है डिस्कनेक्ट हो जाते हैं स्कूल से। तो मैं आपको बताऊं कि मैं 2 टीचर जो है अपने स्कूल के डिप्यूट करता था, जबकि सीईओ साहब और बाकी सारे जो है इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि भाई आप नहीं कर सकते, और वाकई हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई सफर हो रही थी इसलिए हमें ये करना पड़ रहा। पुल की न होने की वजह से स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं सकते थे। और सर ये एक चीज़ राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं आपको ये बताता हूँ, ये इलाका हमारा एजुकेशन से इतना महरूम था, दूर था, पूछो मत। आज भी आप इलाके के अंदर चले जाएंगे मुलाजिम कोई नहीं मिलेगा आपको। ज़्यादा या 1000 में 1 आदमी आपको मुलाजिम मिलेगा, जब फौज में होगा, जब कोई बेचारा 4th क्लास में होगा। फुट ब्रिज की तामीर से बालाई इलाकों के तकरीबन 300 गांव का आपस में राब्ता कायम होगा।
दराल के इस ब्रिज से ही दोदाज, चौकियान, कोढ़ल वगैरह गांव के लोगों को आने जाने में आसानी होगी। इन पुलों की तामीर मरकज के ताउन से हो रही है। खास बात यह है कि ज्यादातर फुटब्रिज की तामीर गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान ही हुई है। अब तक 83 फुटब्रिज की तामीर हो चुकी है, जबकि 50 पुल ज़ेरे तामीर हैं। खास करके हिली एरियाज में बहुत कंसर्न रहता था, जैसे बारिश के दौरान बच्चों का स्कूल पहुंचना, क्योंकि ये जो बहुत छोटे नाले होते हैं, मैसिव इनका कैचमेंट एरिया है और उसकी वजह से इमीडिएटली फ्लडिंग हो जाती है थोड़ी सी बारिश की वजह से। तो इसके चलते और बहुत सारा जो हमारे पास पहले भी इंसिडेंट्स हुए जिसमें लाइफ स्टॉक का लॉस हुआ या लोगों की डेथ्स हुई, तो हमने ब्रिजेस का काम शुरू किया था। लास्ट ईयर हमने 83 ब्रिजेस कंप्लीट किए हैं और इस बार लगभग 50 ब्रिजेस पे हम और प्लान कर रहे हैं, जो मोस्टली स्कूल्स के पास, माइग्रेटरी जो रूट्स हैं उनके पास, और जहां पब्लिक का ज्यादा आना जाना होता है जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं उन पे हम ब्रिजेस। फुट ब्रिज प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि जिला इंतजामिया से लेकर सभी मुतल्लिका महकमों ने मंसूबों को अमली जामा पहनाने में बेहद संजीदगी का मुजाहरा किया। मौजूदा डीडीसी मुस्तकिल बुनियाद पर प्रोजेक्ट का जायजा लेते रहते हैं। बजट एलोकेशन से लेकर तामीरात तक सभी मराहिल में किसी तरह की ताखीर नहीं दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और बांदीपुरा में चल रहे आर्मी भर्ती रैली में आज बांदीपुरा जिले के नौजवानों ने हिस्सा लिया। 16 से 23 मई तक चलने वाली भर्ती रैली ने वादी के तमाम अजला के नौजवानों में एक जोश जगा दिया, उसमें वो शामिल रहे। फौज में शामिल होने का मौका मिलने से नौजवान काफी पुरजोश नजर आए। कुछ उम्मीदवार तो ऐसे भी हैं जिनका ख्वाब ही आर्मी ज्वाइन करना था। भर्ती रैली के लिए मुख्तलिफ अजला के 9000 से ज्यादा नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अब तक तकरीबन 7000 उम्मीदवार भर्ती रैली में टेस्ट दे चुके हैं। वादी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर कश्मीरी नौजवानों का आर्मी सर्विस में दिलचस्पी लेना हौसला अफजा और मुस्बत अलामत है। कमांड ऑफिसर PS जोशी ने भर्ती रैली की तफसीलात देते हुए बताया कि इसके जरिए नौजवानों के दरमियान अच्छा पैगाम गया है। सर सबसे पहले तो बेरोज़गारी सर बहुत है सर, अनएम्प्लॉयमेंट तो चाहिए सर, घर में गरीबी है सर। और दूसरा सर बचपन से यही शौक था कि देश रक्षक बनूं सर, वो आज मौका मिला सर, गंवाना नहीं चाहता सर। यहाँ पे तकरीबन 7500 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने एक्चुअली रिपोर्ट किया रैली ग्राउंड में भर्ती रैली में हिस्सा लेने के लिए। अब तक 700 से ऊपर कैंडिडेट्स हैं जो कि रन, मेडिकल सारी चीज़ें पास कर गए हैं और ये सारे अब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर होंगे जो कि जुलाई एंड में कंडक्ट होगा। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट लगेगी और फिर फाइनल जो भर्ती हो रहे हैं उनकी लिस्ट जारी होगी। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी का जश्न जम्मू कश्मीर में भी मनाया जा रहा है। भदरवा में पार्टी कारकुनों ने आतिशबाजी की, मिठाइयां तकसीम करके कर्नाटक की जीत का जश्न मनाया। भदरवा डोडा रोड पर वाक़ डोमेल इलाके में पार्टी कारकुन इकट्ठा हुए और कौमी सदर राहुल गांधी और सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। कारकुनों का दावा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम असेंबली इंतखाबात में भी कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी। हाजिर है कि येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद गवर्नर ने कांग्रेस JDS को हुकूमत साजी के लिए मदऊ किया है। बगैर 104 सीटों पे उसने उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन एक शख्स, हम भदरवा से मैसेज देना चाहते हैं कि हम डोडा के नगरी में JKICA की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग के दौरान शहीद भगत अमरनाथ की बरसी के मौके पर होने वाले प्रोग्राम की तैयारियों पर चर्चा हुई। भगत अमरनाथ की बरसी 1 जून को पड़ती है और समाज के पसमानदा तबकों की फलाह बहबूद के लिए काम करने वाले भगत अमरनाथ ने SC, ST, OBC और अक़लियती फ़िरक़े को रिजर्वेशन दिलाने के लिए भूख हड़ताल की थी। उन्होंने आर्टिकल 15 और 16 की शिक 4 को लागू करने के लिए अपनी जान गंवा दी। 1 जून को उनकी बरसी के मौके पर डोडा में एक रैली भी निकाली जाएगी। हर्षोल्लास के साथ 1 जून जो मनाने जा रहे हैं, तो इसी सिलसिले में आज की हमारी मीटिंग थी। इसके अलावा हमारे मुद्दे हैं, जैसे हमारा SC, ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है उसमें जो डिलीशन हुई है उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारा बैकलॉग है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो लागू नहीं है, तो इसी सिलसिले में हम उसमें बात करेंगे। पटन में गैरकानूनी तरीके से अखरोट का दरख्त काटने के इल्जाम में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पेड़ काटने का यह वाकया जानगाम में पेश आया। खुफिया जराये से मिली खबर के बाद तहसीलदार और रेवेन्यू महकमे की जब मौके पर पहुंची टीम तो पेड़ का एक कटा हुआ हिस्सा पुलिस को मिला। पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर दोनों अफराद के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। तहसीलदार ने एहलकारों को चौकसी बरतने की हिदायत देते हुए कहा कि मुताल्लिक महकमे की इजाजत के बगैर पेड़ों को न काटा जाए।
मैं आपकी वसादत से यहाँ लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि ये जो कानूनी तौर पे जो स्पेसिफाइड ट्रीज़ हैं उनको ना काटें, अपने खुद ही ना काटें। अगर किसी को किसी ज़रूरत की वजह से काटना भी पड़े तो वो कॉम्पिटेंट फोरम के पास आके उसका परमिशन बना लें, हम लोग उसमें हेल्प करेंगे। खुद कानून को हाथ में ना लें। ये स्पेसिफाइड ट्रीज़ एक्ट है जिसमें चिनार, अखरोट वगैरह ये आते हैं, ये नहीं काटें और कानून का साथ दें। त्राल के एमएलए मुश्ताक अहमद शाह ने त्राल ग्रिड स्टेशन पर एसेंशियल इलेक्ट्रिसिटी फीडर का इफ्तिताह किया। फीडर की मदद से इलाके में बिजली की परेशानियों को कम किया जा सकेगा। इस फीडर से सबसे ज्यादा फायदा जिला अस्पताल को पहुंचेगा, जहां मरीजों को पेश आ रही दिक्कतें कम होंगी। इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए एमएलए शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में त्राल जिला तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत डिमांड थी, बहुत प्रेशर डिमांड थी। ये अल्लाह शुक्र खुदा का आज इनको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इनसे हमारी जो मसाइल जो है, जो मुश्किलात है, वो सब सॉल्व हो जाए। यहां रुकेंगे बुलेटिन में एक छोटे से वक्फे के लिए। लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। किश्तवाड़ अनंतनाग सड़क पर सिंथाल टॉप और उसके आसपास के इलाकों में बारिश और ताजा बर्फबारी हुई है। बारिश और बर्फबारी की वजह से सड़क से गुजर रही कई गाड़ियां फंसी रहीं और नजदीकी पुलिस को जब गाड़ियों के फंसे होने की बात पता चली तो उन्होंने लोगों का रेस्क्यू किया और महफूज मकामात तक उन्हें पहुंचाया। मुसाफिरों में बच्चे और खवातीन भी शामिल थी। तो आप देख सकते हैं ऊंचे इलाकों में सिंथाल टॉप पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है और साथ ही बारिश भी हुई है, जिसके चलते कई गाड़ियां फंस गईं। जहां एक तरफ शदीद गर्मी से इस वक्त मुल्क जूझ रहा है, तो मुल्क के ऊपरी हिस्से में, जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्से में सिंथाल टॉप पर एक बार फिर बर्फबारी हुई है और जिसके चलते सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, कई गाड़ियां भी फंस गई हैं और आम जिंदगी मुतासिर हुई है। कुछ गाड़ियां फंसी थी, खवातीन और बच्चों को निकाला गया है और महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। तो सिंथाल टॉप जो कि किश्तवाड़ अनंतनाग सड़क पर है, सिंथाल टॉप यहां पर और उसके आसपास के इलाकों में बारिश और ये ताजा बर्फबारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इससे जिंदगी मुतासिर हुई है, आम जिंदगी, और गाड़ियां फंसी हुई हैं। जो सैलानी पहुंच रहे थे उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। कुछ गाड़ियां रास्ते में ही फंस गईं, बच्चों को और खवातीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हालांकि कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इस बारिश के चलते और जो ताजा बर्फबारी हुई है उसके चलते जिंदगी मुतासिर हुई है। इलाके के लोगों को भी कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कुपवाड़ा में आर्मी की जानिब से तारीख साज शख्सियतों से जो तलबा और उनको मुतारिफ कराने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में फौज के अलावा पुलिस इंतजामिया और स्कूल के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान उन शख्सियात की जिंदगी और कारनामों की जानकारी दी गई जिन्होंने मखसूस शोबों में कामयाबी हासिल की थी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए तलबा को दीगर अहम चीजों की भी जानकारी दी गई। तो तस्वीरें हैं कुपवाड़ा की, जहां पर तनमर्ग के शंडिल वनिगाम में पुल की तामीर न किए जाने पर मकामी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और आर्मी की जानिब से तारीख साज शख्सियतों को और तलबा को मुतारिफ कराने के लिए एक प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया कुपवाड़ा में। प्रोग्राम में फौज के अलावा पुलिस इंतजामिया और स्कूल के तलबा तालिबात ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान उन शख्सियात की जिंदगी और कारनामों की जानकारी दी गई जिन्होंने मखसूस शोबों में कामयाबी हासिल की थी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए तलबा को दीगर अहम चीजों की भी जानकारियां दी गई। इधर तनमर्ग के शंडिल वनिगाम में पुल की तामीर न किए जाने पर मकामी लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पुल न बनने से नाराज मकामी लोगों ने सरकार के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। गुज़िश्ता 10 साल से लोग पुल बनाने का इंतजार कर रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक साबिक डिवीजनल कमिश्नर ने महज चंद दिनों के अंदर पुल की तामीर की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन आज तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया है। पुल की तामीर न होने से आसपास 4-5 गांव मुतासिर हो रहे हैं। आने जाने वाले लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
तो लोग बेहद परेशान हैं। तनमर्ग के शंडिल वनिगाम में पुल की तामीर न होने से मकामी लोग काफी दिक्कत है, उन्हें काफी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। दुश्वारियां और पुल न बनने से नाराज मकामी लोगों ने अब एहतजाज का रास्ता भी अपनाया है। वो मुजाहरे कर रहे हैं और हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लकड़ी का पुल है जो कमजोर हो चुका है और नीचे से जब बारिश के मौके पर नदी तेजी से बहती है तो लोगों की दुश्वारियां बढ़ जाती हैं। स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करने वाले बावर्ची भी अब एहतजाज और मुजाहरे पर उतर आए हैं। रामबन में उखेरहाल जोन के गवर्नमेंट स्कूल में खाना बनाने वाले बावर्ची तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। खाना बनाने के एवज में एमडीएम मुलाजमीन को माहाना 1000 रुपए मिलता है और वो भी 4-5 महीने के इंतजार के बाद तनख्वाह मिलती है। महंगाई से परेशान मुलाजमीन का कहना है कि कम से कम उन्हें 5000 रुपए तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिए। मैंने कहा सेडियो साहब से, मैंने बोला सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है हमारे स्कूल में, आप देखिए। उनने बोला आपका क्या काम है इधर, आप क्यों आए इधर, ये कौन सा टाइम है आपका। भाई हम कहाँ जाएं, उनके पास ना जाएं, फरियाद लेकर कहाँ जाएं हम। एतवार को जाएं, सोमवार को तो हमें आने नहीं देते। 8 दिन हमसे खींच के ड्यूटी ली जाती है। जब हमारी तनख्वाह की बारी आती है हमें क्यों नहीं बोला जाता उस टाइम पे आप अपनी तनख्वाह अपने टाइम पर ले लो। हरियाणा में 6000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, दिल्ली में 12000 ले रहे थे, आसाम में 13000 ले रहे थे। पता नहीं यहाँ ये गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की क्या कर रहे थे। एक तरफ से कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये ज़्यादा लोग औरतें पका रहे थे, उनकी न कोई यूनिफॉर्म है, न कोई हाथ धोने के लिए साबुन है, न कोई चीज़ नहीं है उनके लिए। मैं गवर्नमेंट से मांगना चाहता हूँ, न कोई मेडिकल फैसिलिटी है उनके लिए। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ मेहरबानी करके उनकी तरफ ध्यान दीजिए। उधर सूरनकोट के सेड़ी ख्वाजा में हाई स्कूल को अपग्रेड करने को लेकर तलबा तालिबात और मकामी लोगों ने जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में बदलने का मुतालबा कर रहे हैं। सेड़ी ख्वाजा में 1952 में मिडिल स्कूल कायम किया गया था, जिसे कि 1973 में हाई स्कूल का दर्जा दिया गया। आगे की तालीम के लिए तलबा या तो सूरनकोट या फिर पुंछ जाते हैं, जबकि ज्यादातर लड़कियों को वालिदैन घर बैठा लेते हैं। कई बरसों से मकामी लोग स्कूल को अपग्रेड करके हायर सेकेंडरी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। मुतालबात को लेकर लोगों ने पुंछ जम्मू हाईवे जाम कर दिया। जाम की खबर मिलते ही एसडीपीओ और एसएचओ मौके पर पहुंचे और मुजाहिरीन से बातचीत करके रास्ता खुलवाया। इसलिए हमारा स्कूल हमें इसलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि इतना दूर है। हमें बोलते हैं घर वाले भी आप स्कूल छोड़ दो, इतना दूर, आप इतनी जवान बच्चे आप कहाँ पे जाओगी। इसलिए हमारा स्कूल हाई सेकेंडरी बनना चाहिए। जो हमारा ये प्रोटेस्ट है, यहाँ पर हमारे 8 गांव के लोग आए हैं, नौजवान आए हैं। सेड़ी ख्वाजा, सेड़ी चौहाना, हाड़ी बुड्ढा, नेड़िया, मैलान, नाबना वगैरह बच्चावाली से ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए। हर सोमवार को यहाँ प्रोटेस्ट होगा, इंफॉर्मेशन देकर प्रोटेस्ट होगा। अगर हमारा यह हक हमें ना दिया गया हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारा ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक चौधरी जुल्फकार यहाँ पे खुद नहीं आएगा। यार रुक रहे हैं एक और छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। बात अनंतनाग की करेंगे। अनंतनाग में साइंसी तहकीक और इजाद के लिए कायम की गई नौजवान साइंसदानों की सोसाइटी इन दिनों काफी चर्चा में है। ये ऐसे नौजवानों का ग्रुप है जिसने घर में ही लैब कायम कर रखा है। ये आपस में आइडियाज शेयर करते हैं और फिर सभी मिलकर के इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। इनके रूहे रवा है 23 साल के कयूम नायक। बैरूनी मुल्कों और रियासत के दूसरे सूबों में मुकीम जम्मू कश्मीर के तलबा फिजिक्स और बायोलॉजी समेत मुख्तलिफ साइंसी शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। जिन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाता वो रियासत में रहकर ही तहकीक और तजुर्बात में मसरूफ हैं। अनंतनाग के 23 साल कयूम नायक इन्हीं में से एक हैं। कयूम ने जहां चावल साफ करने और खेतों में बीज डालने की एक अनोखी मशीन का इजाद किया है, वहीं एक ऐसा रोबोट कलर सेंसर भी बनाया है जिसे मोबाइल से ऑपरेट किया जा सकता है। कयूम का कहना है कि सिक्योरिटी दस्तों के लिए ये बेहद मुफीद साबित हो सकता है। बचपन से ही जहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम दिखती थी, वहाँ उसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर माइंड में आता है कोई मशीनरी या कोई ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए। तो फिर मैंने उस पे काम करना स्टार्ट करा, कैसे हम मशीनें क्रिएट करेंगे, किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, और वैसे वैसे ही मैं मशीनें बनाता गया। इतना ही नहीं, कयूम ने नौजवानों का एक ऐसा ग्रुप कायम किया है जो तहकीक व तजुर्बे से दिलचस्पी रखता है। तजुर्बात के लिए कयूम ने घर में ही लेबॉर्ट्री बना रखी है। सब अपने आइडियाज एक दूसरे से शेयर करते हैं। जो मेरा क्लब चल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मैंने खुद क्रिएट किया है। पिछले 6 सालों से मैं इस पे काम कर रहा हूँ और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनोवेटिव स्टूडेंट्स, जिसके हर एक स्टूडेंट के पास अपने अपने एक इनोवेशन है। बट अब हमें क्या उन इनोवेशंस को आगे बढ़ाना है। अब हम यही चाहते हैं कि हमें सपोर्ट मिले, प्लस हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक वर्कशॉप या लैब मिलनी चाहिए जिसमें हम काम करें। इसमें हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा जो सपोर्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारे वर्कशॉप थोड़ा होना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे जो आइडियाज़ थे पहले छोटे छोटे आइडियाज़ थे, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ आ रहे हैं, जिसके लिए हमें एक लैब चाहिए या वर्कशॉप होना चाहिए। कयूम की माली हालत भी ऐसी नहीं है कि वो लैब के ज़रूरी आलात का खुद इंतज़ाम कर सके। कुछ आइडियाज़ है जो जिसका भी मैंने मशीनरी नहीं बनाई है, उसके लिए क्या होता है, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो बनाने के लिए। तो हमें अभी तक कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला है जिससे हम अपने इनोवेशंस को आगे बढ़ा पाए। हैरानी की बात है कि उसके तजुर्बात और इजादात का किसी महकमे ने नोटिस नहीं लिया। मकामी इंतजामिया भी उसके कारनामों से ना आशना है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी, मिट्टी जरखेज भी है, पर अब जरूरत इस बात की है कि इस जरखेज जमी को सींचा जाए और वो नौजवान जो पुराशोभ हालात के बावजूद भी चाहते हैं कि वो इजादात की दुनिया में अपना नाम कमाए और न सिर्फ अपना बल्कि रियासत और मुल्क का नाम भी और रोशन करे। इन छोटे साइंसदानों की यही गुजारिश है कि अरबाब इक़दार अपनी तवज्जो इनकी ओर मरकूज करे और इनको एक तजुर्बा गाह बना के दे। कैमरा पर्सन आरिफ वानी के साथ खालिद मुंतजिर, जी मीडिया नेटवर्क, डूरू, अनंतनाग। रियासत जम्मू कश्मीर को सूफियों और बुजुर्गों का मस्कन कहा जाता है। ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर किसी बुजुर्ग का आस्थाना ना हो। इन आस्थानों पर सभी फिरके के लोग हाजिरी देते हैं, लेकिन इनमें भी बांदीपुरा और गुरेज के दरमियान वाक़ है पीर बाबा का आस्थाना, जो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहां पर एक ही अहाते में मंदिर भी है और मस्जिद भी। देखिए हमारी जी सलाम की खास रिपोर्ट। हजारों फीट बुलंदी पर जी सलाम की टीम उस मुकाम पर है जो वादी की कदीम रवायत का अमीन है। कुदरती मनाजिर के सबब ये रास्ता जितना खूबसूरत है, उस पर सफर करना उतना ही मुश्किल। ये रास्ता बांदीपुरा से गुरेज की तरफ जाता है।
इनके दरमियान ही वाक़ है पीर बाबा। दाखिली दरवाजे के ऊपर बने इन सिंबल्स को देखिए। मजहबी हम-आहंगी की ऐसी मिसालें आपको कम ही देखने को मिलेंगी। मंदिरों के घंटे, अजान की सदाएं और गुरबानी, बेक वक्त तीनों आवाजें माहौल में गूंजती हैं। यहाँ के दरवाजे सभी मजाहिब के लिए खुले रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी इस दरवाजे पर हाजिरी देते हैं। सालों से ये रवायत चली आ रही है। मुश्किल रास्तों से गुजरने वाला हर शख्स यहाँ आकर रुक जाता है। सर ये बांदीपुर और गुरेज का है, बीजी रोड है, ये हमारा ही सेक्टर है। इसमें जब भी हम ऊपर के लिए जाते हैं, हम जहाँ एक तरफ हमारा मंदिर है, दूसरी तरफ मस्जिद है, हम दोनों तरफ मत्था टेक के और जहाँ से अपनी मुराद पूरी करके जाते हैं, आते जाते हम जहाँ हर टाइम रुक के जाते हैं और अपने अगले गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। कहा जाता है कि 1930 के आसपास पीर बाबा पाकिस्तान से आकर इस जगह आबाद हो गए थे। बाकी की पूरी जिंदगी उन्होंने यहीं गुजारी। उनकी यहीं तदफीन भी हुई। मकामी लोगों के मुताबिक उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बाहमी इत्तेहाद, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देने में सर्फ कर दी। और यहाँ इंतज़ाम भी बहुत, आर्मी की तरफ से बहुत अच्छा इंतज़ाम है। यहाँ लंगर मुफ्त मिलता है, चाय मिलती है, पानी मिलता है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। ये तो था जम्मू कश्मीर की खबरों का हमारा खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस। लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप देखते रहिए जी सलाम।